हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी टीचर प्रशांत में हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि काफ़ी अच्छे होंगे और सकुशल होंगे। आज का हमारा वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा जो कि केवीएस के कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब में जाने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि हर एक साल फरवरी और मार्च के महीने में केवीएस के विभिन्न स्कूलों से कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी देखने को मिलती है। अभी भी हर एक दिन बिहार सहित विभिन्न राज्यों से अलग अलग स्कूल के द्वारा एडवर्टीजमेंट निकाले जा रहे हैं। आप जिस दिन भी न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, सप्ताह में 2 से 3 दिन आपको फरवरी के और मार्च में दिख ही जाएंगे इनका बहाली। अभी बिहार से बहुत अलग अलग स्कूल से वैकेंसी आ चुकी है, तो मैं उस वैकेंसी के बारे में इसमें बात नहीं करूंगा, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसी आ चुकी है। अगर आप उसके लिए बोलिएगा तो मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा, या मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ कहाँ से फिलहाल आए हुए हैं। इस वीडियो में मैं मुख्य रूप से आपके सभी पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन है, कौन कौन इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, कौन कौन इस इंटरव्यू में भाग ले सकते हैं, वो बताऊंगा। और अंतिम में आपको सभी का जो है क्या सैलरी केवीएस के द्वारा दिए जाते हैं वो बताऊंगा। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखेंगे। खासकर अगर पीआरटी में जाना चाहते हैं तो वो क्या बीएड वाले जा सकते हैं या नहीं, कि सिर्फ बीएड वाले जा सकते हैं, सारी जानकारी आपको दी जाएगी। आप सबको मैं बता दूं कि ये जो कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब होती है ये हर एक साल निकाली जाती है, और इसमें सिर्फ जो है आपका इंटरव्यू लिया जाता है। इंटरव्यू में 3 या 5 पैनल होते हैं जो आपका इंटरव्यू लेते हैं, जो कि सब्जेक्ट के ही टीचर बैठे होते हैं और वो आपका इंटरव्यू लेते हैं। उसमें जो स्कोर आप लाते हैं उसमें इन्होंने एक कट ऑफ निर्धारित किया है कि इतना मिनिमम लाने वाले को पैनल में शामिल किया जाएगा। उसी के अनुसार ये पैनल बना देते हैं। मान लीजिए 100 कैंडिडेट शामिल हो या 30 ही कैंडिडेट जो है इनका मिनिमम मार्क्स ला पाते हैं, तो 30 के 30 कैंडिडेट को उस पैनल में शामिल किया जाता है और उसमें रैंकिंग दे दिया जाता है कि 1 2 3 4 इस तरह से। और इनकी ज़रूरत जिस हिसाब से पड़ती है, 1 अप्रैल से जो इनका सेशन शुरू होता है उसके अकॉर्डिंग आपको बुलाते हैं। हो सकता है कि 1 नंबर जो पैनल वाले हैं 2 3 भी पैनल वाले हैं, वो अन्य स्कूल में भी उनका पैनल इसी तरह हो और वो किसी एक ही स्कूल में ज्वाइन करेंगे तो वो नहीं आ पाएंगे। तो ऐसे कंडीशन में 4 5 वाले को भी बुलाया जा सकता है, 10 तक को भी बुलाया जा सकता है। तो ये कुछ भी हो सकते हैं, क्योंकि लगभग सारे कैंडिडेट जो है एक ही स्टेट में आसपास के जिला में जो है एक ही होते हैं और उनका रैंक भी मोटा मोटी जो है लगभग एक ही जैसा होता है। तो मैं तो कहूँगा कि अगर आप जाने के इच्छुक है तो एक बार इंटरव्यू जरूर दे दीजिए आसपास के 2 3 स्कूल में, ताकि अगर पैनल में अच्छा पोजीशन पे आपका नाम हो तो आपको बुलाया जा सके। उसके अलावा ऐसा भी होता है कि आप ज्वाइन कर गए और आपको मन नहीं है काम करने का, तो आप छोड़ देते हैं काम को, तो फिर भी आपकी चांस बन जाती है, जो आपके नीचे जो भी कैंडिडेट होंगे तो उनको बुलाया जाता है। ये प्रक्रिया जो है तब तक चलती रहेगी जब तक कि नया सेशन चालू नहीं हो जाए। तो किसी को हो सकता है कि पूरा जो है 11 महीना पढ़ाने का मौका मिले, किसी को जो है 6 ही महीना मिले, किसी को 2 ही महीना मिले। तो इनका पैनल जो होता है 1 साल के लिए वैलिड होता है। तो इसमें हम लोग पीजीटी टीजीटी पीआरडी के अलावा अन्य जो भी पोस्ट आते हैं सभी का हम लोग क्वालिफिकेशन देखेंगे कि कौन कौन ये फॉर्म भर सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको हम पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, जिसको पीजीटी कहा जाता है, उसके बारे में जानकारी देंगे। तो पीजीटी के लिए कम से कम जो है आपको पोस्ट ग्रेजुएट होना पड़ेगा, या तो एमएससी से हो जाए या एमए से हो जाए, जो कि कंसर्न सब्जेक्ट से होना चाहिए। उसके अलावा ये भी याद रखना है कि आपको 50% मार्क्स जो है लाना होगा
मिनिमम एग्रीगेट। आप सब्जेक्ट वाइज चलते हैं तो सबसे पहले आपका है पीजीटी फिजिक्स। तो पीजीटी फिजिक्स के लिए या तो आप फिजिक्स से पीजी हो, या इलेक्ट्रॉनिक्स से हो, या अप्लाइड फिजिक्स से हो, या न्यूक्लियर फिजिक्स से हो, ये सब लोग पीजीटी फिजिक्स के लिए एलिजिबल होंगे। अगला है पीजीटी मैथ। तो मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स से अगर पीजीटी है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन बात करें बायोलॉजी, तो बायोलॉजी में आपको बहुत सारा ऑप्शन दिया गया है। तो बॉटनी से भी हो सकते हैं, जूलॉजी से, लाइफ साइंस, बायो साइंस, जेनेटिक्स, उसके बाद माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बहुत लोग बायोटेक्नोलॉजी से भी करते हैं। फिर है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, प्लांट साइकोलॉजी प्रोवाइडेड, जो कि बॉटनी और जूलॉजी जो है ग्रेजुएट लेवल से अगर पढ़े होंगे तो भी भर सकते हैं। तो अधिकतर लोग आजकल जो है बायोटेक्नोलॉजी से भी कर रहे हैं तो वो फॉर्म भर सकते हैं। अगला है इंग्लिश। तो इंग्लिश में एक ही है कि इंग्लिश से किया हो। हिंदी में आपका हिंदी वही भर सकते हैं जो हिंदी या संस्कृत से पीजी हो। लेकिन अगर आप संस्कृत से है पीजी, लेकिन हिंदी आपका ग्रेजुएट लेवल में पढ़ा हुआ होना चाहिए एक सब्जेक्ट के रूप में, और हिंदी अगर है तो कोई बात ही नहीं, आप भर सकते हैं। पीजीटी हिस्ट्री में हिस्ट्री से आपका होना चाहिए। अब है इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स से हो सकता है, अप्लाइड इकोनॉमिक्स से हो सकता है, और बिजनेस इकोनॉमिक्स से हो सकता है। केमिस्ट्री में केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री से हो सकता है। बायोकेमिस्ट्री से भी बहुत कैंडिडेट आजकल कर रहे हैं तो वो भी जा सकते हैं। अब बात करें कॉमर्स से, तो मास्टर डिग्री कॉमर्स में होना चाहिए। एमकॉम अप्लाइड से भी हो सकता है। बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है इसमें मास्टर डिग्री कॉमर्स से आप हैं तो ठीक है, लेकिन अप्लाइड कॉमर्स हो या बिजनेस इकोनॉमिक्स हो तो वो इसमें फॉर्म नहीं भर सकते। और ज्योग्राफी में ज्योग्राफी से ही होना चाहिए। ये तो हो गया आपका पीजी। और बीएड आपका 1 वर्ष का हो, 2 वर्ष का हो, कोई दिक्कत नहीं। कुछ लोग जो है 4 वर्ष का इंटीग्रेटेड भी करते हैं तो वो भी जा सकते हैं। उसके अलावा हिंदी और इंग्लिश में पढ़ाने के लिए आपको आना चाहिए। स्पेशल बीएड अगर किए होंगे तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। और अगर आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज है, कंप्यूटर एप्लीकेशन का, तो वो डिजायरेबल है, मतलब आपको उसका एक्स्ट्रा पॉइंट दिया जाएगा इंटरव्यू में। अब एक है कंप्यूटर साइंस के लिए आपको पीजीटी में क्या होना जरूरी है। तो 50% मार्क्स तो पहले भी बोला गया है। तो क्या चीज़ में होना चाहिए, बीई या बीटेक कंप्यूटर साइंस में हो, या आईटी में हो, या आप चाहे तो डिप्लोमा भी आप हो सकते हैं कंप्यूटर साइंस या आईटी। दूसरा है अगर आप बीई या बीटेक है किसी भी स्ट्रीम से, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कर दिए कंप्यूटर साइंस से, तो वो भी एलिजिबल है। एमएससी कंप्यूटर साइंस से हो जाए या एमसीए हो जाए तो ये भी एलिजिबल है। बीएससी कंप्यूटर साइंस से हो जाए, बीसीए हो जाए, तो आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मतलब पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर अगर है और किसी भी सब्जेक्ट से आप पोस्ट ग्रेजुएशन है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये आपको ये जो है काफ़ी बेनिफिशियल होता है पीजीडीसीए वाले के लिए। बिहार सरकार में भी जो आप डीपीएससी टीआरई जाते हैं तो उसमें भी ये योग्यता है। उसके अलावा डोएक बी लेवल और किसी भी सब्जेक्ट से पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, सी लेवल डोएक जो कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से होना चाहिए, हिंदी इंग्लिश से पढ़ाने के लिए आना चाहिए। कंप्यूटर साइंस वाले के लिए आपको बीएड की आवश्यकता नहीं होती।
टीजीटी में आपका इंग्लिश, हिंदी, सोशल साइंस, साइंस, संस्कृत और मैथ्स पोस्ट होते हैं। बात करें क्वालिफिकेशन की तो 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स भी हो सकता है, जिसमें मिनिमम आपको 50% मार्क्स होना चाहिए, या अगर आपने बैचलर किया है जिसमें 50% मार्क्स है। अब हम लोग सब्जेक्ट वाइज जाएंगे, तो सब्जेक्ट वाइज जो है आपका इंग्लिश में अगर आप फॉर्म भरते हैं तो तीनों साल आपका इंग्लिश पढ़ा हुआ होना चाहिए। तो बहुत लोगों का ये प्रश्न होगा कि क्या ऑनर्स ही होना चाहिए, तो नहीं, अगर आप सब्सिडरी में भी इंग्लिश पढ़े होंगे, बहुत लोग जो है हिस्ट्री ऑनर्स है लेकिन सब्सिडरी में इंग्लिश रखे हुए हैं, जो कि तीनों साल पढ़ना होता है। सॉरी, सब्सिडरी वाले 2 साल ही पढ़ते हैं। अगर 4 वर्षीय करते हैं तो उसमें हो सकता है कि आप 3 वर्ष पढ़े हो, लेकिन जो पुराने वाले होंगे जो कि 3 वर्षीय जिनका बैचलर डिग्री होता है तो वो सब्सिडरी में नहीं पढ़ पाएंगे, 2 ही साल पढ़ पाएंगे। तो इसका मतलब तो यही हो गया, और घूमा फिरा के बात यही हो गया कि आपका इंग्लिश से ऑनर्स होना चाहिए, हिंदी के लिए हिंदी से ऑनर्स होना चाहिए, टीजीटी के एसएसटी के लिए आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पोल साइंस किसी से भी आपका कॉम्बिनेशन बनना चाहिए, लेकिन हिस्ट्री और ज्योग्राफी में से कोई एक कंपलसरी है कि होना ही चाहिए। माने कि हिस्ट्री के साथ आपका इकोनॉमिक्स हो जाए, हिस्ट्री के साथ पोल साइंस हो जाए, अगर ज्योग्राफी की बात करें ज्योग्राफी के साथ हिस्ट्री हो जाए, इकोनॉमिक्स हो जाए या पोल साइंस होगा, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। साइंस के लिए आपका बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री तीनों पढ़ा हुआ होना चाहिए ग्रेजुएट लेवल पर। संस्कृत के लिए आपको तीनों साल संस्कृत पेपर के रूप में होना चाहिए, और मैथ्स के लिए जो है बैचलर डिग्री जो होना चाहिए मैथमेटिक्स हो, या तो फिजिक्स उसके साथ हो जाए, केमिस्ट्री हो जाए, इलेक्ट्रॉनिक्स हो जाए, कंप्यूटर साइंस हो जाए, स्टैटिक्स हो जाए। उसके अलावा बीएड आपका 1 वर्षीय हो जाए, 2 वर्षीय हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको जो सीटेट होता है, सीटेट पेपर 2 जो कि 6 to 8 के लिए होता है, वो आपको पास होना चाहिए, हिंदी इंग्लिश से पढ़ने के लिए आना चाहिए, और कंप्यूटर का भी अगर नॉलेज है तो उसका एक्स्ट्रा पॉइंट आपको मिलेगा। सबसे ज़रूरी चीज़ जो है कि आपका जो है बीएड जो है कंप्लीट होना चाहिए फॉर्म सबमिशन से पहले। एसएसटी के बारे में कहा गया है कि हिस्ट्री में 50% मार्क्स एग्रीगेट होना चाहिए, और ग्रेजुएशन में भी आपका 50% मार्क्स हो, और सभी जो आपका सब्जेक्ट जो कॉम्बिनेशन बने उसमें भी आपका 50% मार्क्स होना कंपलसरी। बहुत लोग का जो है ऑनर्स में हो जाता है लेकिन उनके सब्सिडरी में नहीं हो पाता है, जैसे कि ज्योग्राफी उनका सब्सिडरी है या इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस है तो नहीं हो पाता, तो वैसे लोग भी फॉर्म नहीं भर पाते हैं। उन्होंने क्लियर मेंशन कर दिया है। अगर ज्योग्राफी आपका है ऑनर्स तो हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस अगर आपका सब्जेक्ट है सब्सिडी में तो उसमें भी 50% मार्क्स होना चाहिए। प्रत्येक साल आपका जो है ज्योग्राफी, हिस्ट्री में 50% मार्क्स होना चाहिए। अगर आपका हिस्ट्री में ऑनर्स है तो ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस जो है फर्स्ट और सेकेंड ईयर पढ़ा हुआ होना चाहिए, जिसमें कि 50% मार्क्स हो, एग्रीगेट आपका जो है 50% मार्क्स हो।
क्लियर इन्होंने मेंशन किया, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट को ये पता नहीं होता है। और परमानेंट जो केवीएस की बहाली हुई उसमें भी जो है बहुत सारे कैंडिडेट का हो गया फाइनल सिलेक्शन, कुछ दिन नौकरी भी किए या इंटरव्यू के समय भी उनको छांट दिया गया, क्योंकि गौर से ये सब चीज़ देखा जाता है। और उनको लगा कि मुझे मेरे साथ गलती हो, क्योंकि फॉर्म में जो है क्लियर ये सब नहीं दिया हुआ था, लेकिन इस बार आपका क्लियर मेंशन किया गया है। फिर उसी प्रकार आपका मैथ में भी कहा गया है कि अगर मैथ है तो उसके साथ जो भी आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिक जो भी पढ़ रहे हैं तो एक साल और दूसरे साल जो है प्रत्येक में आपका 50% मार्क्स होना चाहिए, ओवरऑल भी 50% मार्क्स होना चाहिए। साइंस में भी उसी प्रकार कहा गया है कि बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री जो भी आप पढ़ रहे हैं उसमें भी आपका 50% मार्क्स होना चाहिए। इंग्लिश, संस्कृत, हिंदी में भी आपका वही बात है कि इंग्लिश, संस्कृत, हिंदी जो है सभी साल पढ़ा हुआ होना चाहिए, 50% मार्क्स होना चाहिए। अब सबसे इम्पोर्टेंट पीआरटी, बहुत लोगों का पीआरटी में चॉइस होता है क्योंकि उसमें सीट ज़्यादा होते हैं। तो क्या बीएड वाले एलिजिबल है या नहीं है हम लोग देखेंगे। तो देखिए, तो सबसे पहले इंटर हो जिसमें 50% मार्क्स हो और 2 साल का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, चाहे जिस भी नाम से जाना, कहीं बीटीसी बोला जाता है, कहीं डीएलएड बोला जाता है। उसके बाद +2 हो, उसके बाद 4 साल का जो बीएलएड होता है वो होना चाहिए। अगला है इंटर हो, 2 साल का स्पेशल एजुकेशन में अगर किसी ने किया है तो वो भी फॉर्म भर सकते हैं। और सीटेट जो है आपका पेपर 1 में पास होना चाहिए, हिंदी और इंग्लिश में पढ़ाने के लिए आना चाहिए, और कंप्यूटर के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। इसमें जो है आपको बीएड शामिल नहीं किया गया, लेकिन कहीं कहीं का आप एडवर्टाइजमेंट देखिएगा जहाँ पर आपको बीएड को भी शामिल किया गया था, मैंने देखा था, इसमें नहीं दिया गया। तो आप जब फॉर्म जहाँ कहीं का भी जाना चाहते हैं, इच्छुक हैं, तो एक बार उसका साइट पे जाकर उसका जो है क्वालिफिकेशन वाला जो पीडीएफ होगा वो डाउनलोड कर लीजिएगा। उसमें अगर लिखा होगा कि बीएड वाले जा सकते पीआरटी में तो जरूर जाइएगा। अब है एक नया पोस्ट जो कि बाल वाटिका टीचर के नाम से जाना जाता है। ये जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो एनईपी 2020 आप लोगों के बीच आया है, उसमें बाल वाटिका का कॉन्सेप्ट डाला गया है। तो उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, तो इसमें सेकेंडरी क्लास माने 10th होना चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, 18 साल आपकी एज होनी चाहिए, प्री स्कूल का जो है आपका एजुकेशन ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। स्किल ट्रेनिंग आपका जो है एडुकेट ट्रेनिंग जो कि NIPCCD या NSDC या किसी अदर इंस्टीट्यूट से हो जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट एप्रोप्रिएटेड गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या बोर्ड से कराया गया। बहुत लोग जो है एनटीटी करते हैं तो एनटीटी वाले इसमें शामिल हो सकते हैं, इनके लिए भी आपका कंप्यूटर का नॉलेज डिजिटेबल। अब है कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, बहुत लोग कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर भी बनना चाहते थे या होंगे, तो उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन है तो ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले बीई या बीटेक होना चाहिए या डिप्लोमा जो है किसी इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, या बीई बीटेक हो जाए, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर या एमएससी कंप्यूटर साइंस से हो या एमसीए हो तो भी जा सकते हैं, बीएससी कंप्यूटर साइंस में हो, बीसीए हो या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एनी सब्जेक्ट। तो अगर आप एमए पास है किसी भी सब्जेक्ट से और बीएससी या बीसीए किए हैं तो भी जा सकते हैं। उसके बाद
PGDCA किए हो और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री किसी भी सब्जेक्ट से किए हो तो जा सकते हैं। 2 से बी लेवल या सी लेवल से आप किए होंगे कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, तो भी आप जा सकते हैं। मतलब कि जो PGT आपका था उसमें जो चीज़ खोजा जा रहा था वो इसमें भी खोजा जा रहा है। और डिजरेबल में आपका हो गया कि हिंदी इंग्लिश में पढ़ाना आता हो। अब है गेम कोच, जो कि अलग अलग गेम के लिए निकाले जाते हैं। तो इसमें आपका जूडो और ताइक्वांडो के लिए है तो BPED जो है आपको क्या होना चाहिए, या सर्टिफिकेट जो है NIS कोचिंग का होना चाहिए। और आप किसी टीम में, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट, स्टेट या नेशनल लेवल के टीम में हो, वो रिप्रेजेंटेड होना चाहिए। अगला है आर्ट एंड क्राफ्ट कोच। तो आर्ट एंड क्राफ्ट कोच के लिए जो है 5 ईयर रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा इन ड्राइंग एंड पेंटिंग, स्कल्पचर्स, ग्राफिक आर्ट में होना चाहिए। और किसी भी तरह से आप ग्रेजुएशन होना चाहिए। योगा कोच के लिए जो है ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में, और 1 ईयर ट्रेनिंग होना चाहिए आपका योगा से। तो हम लोग बात करेंगे काउंसलर के लिए। तो काउंसलर के लिए जो है BE या BSc साइकोलॉजी से किया होना चाहिए, और डिप्लोमा इन काउंसलिंग का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसमें आपका डिजरेबल होगा कि आपको 1 साल एक्सपीरियंस जो है किसी भी स्कूल में अगर है तो आपको प्रायोरिटी दी जाएगी। रजिस्ट्रेशन आपका रिवैल्यूएशन काउंसिल ऑफ इंडिया एज वोकेशनल काउंसलर के रूप में है तो डिजरेबल होगा। और आपका नर्स है, नर्स के लिए जो है नर्सिंग में आपका डिप्लोमा होना चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। और अंतिम आपका है स्पेशल एडुकेटर। स्पेशल एडुकेटर जो है सीनियर सेकेंडरी होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ। 2 ईयर डिप्लोमा जो होना चाहिए स्पेशल एजुकेशन, जो आपको रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया कराते हैं, किसी भी डिसेबिलिटी के रूप में हो तो कोई दिक्कत नहीं है। और सीटेड जो होना चाहिए आपका, जो पेपर 1 है वो पास होना चाहिए। इस तरह से आपको मैंने इस वीडियो में जितने भी तरह के पोस्ट आते हैं कि VS में कॉन्ट्रेक्चुअल, वो उसका क्वालिफिकेशन बता दिया। अब हम लोग जानेंगे कि इनको क्या सैलरी दिए जाते हैं। ये जितने भी सैलरी होंगे वो नॉर्मल स्टेशन के लिए है। नॉर्मल स्टेशन कहने का मतलब कुछ हार्ड स्टेशन होते हैं, कुछ वेरी हार्ड होते हैं, तो उनका सैलरी अलग हो जाता है। लेकिन मैं यहाँ सिर्फ नॉर्मल स्टेशन की बात करूँगा, जो कि जनरली होते हैं अधिकतर स्कूल। तो PGT आप किसी भी सब्जेक्ट के लिए बनेगा तो 27,500 रुपये आपको दिया जाएगा। TGT अगर बनते हैं तो 26,250 दिया जाएगा। PRT बनते हैं तो 21,250 दिया जाएगा। और बाल वाटिका टीचर भी बनते हैं तो 21,250 दिया जाता है। देख सकते हैं कि PRT और बाल वाटिका का सेम है। फिर आपका काउंसलर अगर बनते हैं तो 26,250। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर अगर आप बनते हैं 3 से 5 के अंदर तो 21,250। और 6 से ऊपर क्लास के लिए बनते हैं 26,250। योगा कोच आप बनते हैं तो 21,250। स्पोर्ट्स कोच बनते हैं तो 21,250। आर्ट्स एंड क्राफ्ट कोच बनते हैं तो 21,250। और स्पेशल एजुकेटर बनते हैं तो 21,250। अंतिम में नर्स बनते हैं तो 750 रुपये आपको पर डे के हिसाब से दिया जाता है। यही आपका मुख्य रूप से सैलरी है। बहुत लोग को पता नहीं होता है कि आखिर सैलरी क्या मिलते हैं, तो यहाँ क्लियर कर दिया गया है। अगर आपको KVS के कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब के बारे में कुछ जानना हो, किसी भी तरह की प्रॉब्लम आपको हो रही होगी तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर देंगे, और आपके अगर दोस्त सगे संबंधी भी इस जॉब के बारे में
जानना चाहते हैं और उनको पता नहीं है तो उनको शेयर कर देंगे। अगर चैनल पर हमारे अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देंगे ताकि हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारे वीडियो पर इसी तरह के जितने भी टीचिंग जॉब से रिलेटेड पोस्ट आते हैं, प्राइवेट स्कूल, सरकारी स्कूल, उस सभी की जानकारी हमारे चैनल पर दी जाती है। या बिहार सरकार के द्वारा कुछ भी नया नोटिस आता है तो वो भी हमारे चैनल पर शेयर किया जाता है। इसलिए चैनल से ज़रूर जुड़े रहेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।